उसका नोट्स बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो चलिए, बिहार का आधुनिक इतिहास है। हम सबसे पहले बताते हैं कि बिहार में कौन कौन है, फिर उसका विस्तार से बताएंगे और आप लोग पूरी तरह से इस पर टिके रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला है बिहार का आधुनिक इतिहास में। पहले जो है बिहार में जो है यूरोपियों का आगमन हुआ था। यूरोपियों का आगमन हुआ तो यूरोपियों का आगमन हुआ कि सबसे पहले 17वीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगाली यानी बिहार आए थे। तो पुर्तगाली जो बिहार आए थे, तो पुर्तगाली बिहार आए थे सबसे पहले। तो इसने अपने इसका रुचि क्या था, किस में था? तो व्यापार करने में ही रुचि था। तो व्यापार में किस चीज़ में रुचि करने में था? तो सूती वस्त्र और सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार करने में इसे बहुत ही रुचि था। बहुत ही इसको ज़्यादा रुचि था, सूती वस्त्र और सोरा। ये पुर्तगाली जब आए तो सोरा जो है, ये सोरा का व्यापार करने आए, बहुत अच्छी रुचि था। और ये देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने साथ, मान के चलिए हम भारत के हैं, भारत के व्यक्ति जब अमेरिका जाएंगे या कहीं जाएंगे तो भारत की करेंसी तो नहीं चलेंगे। तो वहाँ पर क्या लेकर जाए जो हमारा काम हो जाए और करेंसी चले? तो इसके लिए क्या होता है, सोना जो है यानी गोल्ड जो है वो सभी जगह चलती है। मतलब सोना कहीं पर भी ले जाइएगा तो सोना का जो कीमत है वो लगेगा ही और दे दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से यूरोपियन जब यहाँ पर पुर्तगाली जब भारत आए थे तो उसको पता था कि वहाँ की करेंसी भारत में नहीं चलेंगी। तो उसने अपने साथ क्या लाए? तो अपने साथ मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लाए। क्या लाए? चीनी मिट्टी के बर्तन लाए। तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन लाए थे, तो वो चीनी मिट्टी का बर्तन क्या होता है? तो हम लोग अपने बिहार में ही कहीं पर देखते हैं, जो मूर्ति का जो उजला उजला मिट्टी होता है, जो सांचा में बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी कहते हैं। चीनी मिट्टी का सांचा होता है, यानी आकृति शेप आकार होता है, उसमें दे करके एक मूर्ति का आकार बना दिया जाता है, जो सबकी बेचा जाता है। तो वही होता है। तो जो पुर्तगाली थे अपने साथ क्या लाए थे? चीनी मिट्टी के बर्तन लाए थे। फिर उसके बाद आया 1620 ईस्वी में अंग्रेज आए। लेकिन देखिए 1620 ईस्वी में अंग्रेज आया, आलमगंज में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करने की में आया, लेकिन वह असफल नहीं हो पाया। क्या हो पाया? वह असफल हो गया। वो सफल नहीं हो पाया। क्या हो गया? उस समय आया 1620 में अंग्रेज ने पटना आलमगंज में पहली फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, लेकिन वह वहाँ पर उस जगह पे क्या हुआ? वह सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। तो असफल हो जाने के कारण वह फिर पुनः प्रयास किया, प्रयास करते रहा। और प्रयास करने के उपरांत वह जो है 1691 ईस्वी में पटना के आलमगंज में फिर आया और उस समय अपना फैक्ट्री को स्थापित किया, उसमें सफल भी हो गया। इस तरह से अंग्रेज जो है 1620 में आया था। इससे पहले दूसरा स्थान पे कहा जाता है बिहार में डच आया था। मतलब पहले तो आया था अंग्रेज, लेकिन उसमें असफल हो जाने के कारण वह लौट गई। फिर दोबारा प्रयास करने के बाद जो है 1691, उससे पहले तब बिहार में डच आ गया। कौन आ गया? डच आ गया। डच जो है सबसे पहले डच जो है 1632 ईस्वी में आया। 1632 ईस्वी में जो है डच आया। तो डच जो ये भी व्यापार करने के लिए, इसका भी मुख्य व्यापार क्या था? सोरा था। सोरा का मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ। जो विस्फोटक पदार्थ क्या होता है? जैसे गोली बनाना, बंदूक का बनाना, ये सभी पदार्थों का निर्माण करना ही उसका काम था, उसमें था। उस समय इसका बहुत ज़्यादा प्रचलित था बिहार में। बिहार में जो सोरा का जो फैक्ट्री चल रहा था, लोगों का आता था और सोरा यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बिक रहा था, उसका लोग फैक्ट्री लगा देते थे कि ये चीज़ ज़रा बिक रहा है तो उसका जिसका ज़्यादा मांग होता है उस पर लोग का चाहत ज़्यादा होता है। तो सोरा यानी विस्फोटक पदार्थ उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था। और इसमें बंदूक बनाना, गोली बनाना, बारूद बनाना, ये सभी काम होता था। तो उसके बाद आया 1734 में फिर आया फ्रांसीसी। तीसरा स्थान पे यानी उसके बाद अंग्रेज आया और 1734 में आया फ्रांसीसी। ये भी क्या हुआ? अपने साथ व्यापार का मुख्य व्यापार क्या था? इसका भी वही था, सोरा था। सोरा पूरी तरह से प्रचलित थे। और बिहार में इस तरह से क्या हुआ? फ्रांसीसी आया। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, फिर विस्तार से पढ़ते हैं। ये बताएं कि आपको पहले बिहार में कौन आया था? पहले बिहार में आया था पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद जो है 1620 में अंग्रेज आए थे, जो आलमगंज में, पटना के आलमगंज में अपना फैक्ट्री स्थापित करना चाह रहा था, जो कि असफल रहा। फिर बाद में प्रयास किया, 1691 में आया। दूसरे स्थान पर बिहार में क्या आया? डच आया 1632 ईस्वी में। जो सोरा का मतलब मुख्य व्यापार क्या था उसका? सोरा। तो विस्फोटक पदार्थ आदि। फिर उसके बाद क्या आया? तीसरा पे फिर 1691 में जो है फिर अंग्रेज आया पुनः और अपना व्यापार आलमगंज में
फैक्ट्री घोषित बनाया और उसमें जो सफल भी हुआ। और 1734 में आया फ्रांसीसी, जो इसका मुख्य भी व्यापार क्या था, सोरा था। अब हम लोग चलते हैं कि एक एक करके सभी कंपनी के बारे में बताते हैं कि जैसे बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, अंग्रेजों ने जब बिहार में आया था तो क्या क्या किया, कैसे किया। तो पहले तो 1620 ईस्वी में जब आया ये 1620 ईस्वी में जब ये आया तो ये क्या हो गया, असफल हो गया। ये जो है 1620 ईस्वी में आया था तो क्या हो गया, अपना फैक्ट्री किया, कोशिश तो किया था, लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बिहार आया और पटना के आलमगंज में, तो 1620 ईस्वी में असफल हो गया। मतलब अपना फैक्ट्री को यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाया, हार गया, असफल हो गया। फिर आया, पुनः प्रयास किया, कोशिश कर ही रहा। कोशिश करने के बाद कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास किया और बेचारा फिर 1691 में अपना फैक्ट्री स्थापित करने में सफल रहा। और 1691 ईस्वी में वो क्या हुआ, अपना फैक्ट्री को स्थापित करने में क्या रहा, सफल रहा। और इन्होंने अपने फैक्ट्री का प्रमुख यानी अध्यक्ष को घोषित किया। जैसे हम लोग अपने परिवार में या किसी भी सदस्य को सचिव या घोषित करते, कोई भी चीज़ काम करते उसमें एक प्रिंसिपल या डायरेक्टर रखते, उसी प्रकार से ये भी क्या किया, अपना फैक्ट्री में एक प्रमुख चुना। और प्रमुख किसको चुना, जॉब चार्नक को नियुक्त किया। जॉब चार्नक ऐसे व्यक्ति थे, कब चुना, ये 1680 और 81 के बीच में इन्होंने इस क्या कहते हैं, जॉब चार्नक को नियुक्त किया। जॉब चार्नक ऐसे व्यक्ति थे, इतना मतलब शक्तिशाली थे, जहाँ जहाँ ये फैक्ट्री घोषित किया वहाँ वहाँ का राजा को क्या क्या धूल चटा दिया। इतनी शक्तिशाली थे और इतनी दबंग व्यक्ति थे ये, इसके सामने कोई भी राजा नहीं टिक पाए। किसके सामने, जॉब चार्नक के सामने। तो जॉब चार्नक बहुत ही शक्तिशाली थे और अच्छे कारगर भी शामिल हुए बिहार में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के। तो ये जब तक रहा तब तक कोई भी इस कंपनी पर टैक्स नहीं लगाया। इसके बाद इसका पद से पदमुक्त कर दिया। मतलब पदमुक्त मतलब होता है रिटायर कर दिया गया। जब उम्र की अवस्था आ जाती है तो क्या होता है, पद से उसे मुक्त कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। 1680 और 81 के बीच में इन्होंने पद मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसे पद मुक्त कर दिया गया। और नियुक्ति कब हुई थी, इसे जॉब चार्नक को नियुक्ति किया गया। तो इसे क्या किया, 1681 और 1680 और 81 के बीच में इन्हें क्या किया, पद मुक्त कर दिया गया। और तब बिहार में दीवाने थे, बिहार के जो एक दीवाने थे जिसका नाम था इस्तेका खां। जब इसको पद मुक्त करने के बाद दूसरा को ब्रिटिश इंडिया कंपनी का फैक्ट्री का जो प्रमुख नियुक्त किया गया था उससे, तो इसके बाद ये बिहार में आए। बिहार के एक दीवाने थे इस शाइस्ता खां। शाइस्ता खां का मतलब दीवाने होता है जो टैक्स वसूलने का काम करता था। ये शाइस्ता खां जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर 3.5% टैक्स लगा दिया गया। तो इसने इसको हटने के बाद जो है इसने क्या किया, उसकी कंपनी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या कर दिया, 3.5% का टैक्स लगा दिया गया। तो इस बात जब चार्नक को बहुत जहन में लग गया। उसको लगा कि जब तक, तभी उसने कहा, अरे भाई जब तक हम तुम्हारे पद पे थे तब तक तो तुमने टैक्स नहीं लगाया, जैसे ही पद से हम रिटायर हुए तो तुमने टैक्स लगा दिया। बोला हाँ हम जो है तभी तुम नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति होता है जब तक शक्तिशाली व्यक्ति सामने में रहता तो उससे उलझना नहीं चाहता है। और जहीं शक्तिशाली होगा, कोई दो व्यक्ति लड़ रहा है, अगर देख रहे हैं कि शक्तिशाली है, उसके साथ कोई उलझना नहीं चाहता, क्या अपना मतलब उससे अथी करेगा। तो ये क्या किया, जॉब चार्नक बहुत शक्तिशाली था, उस समय उससे कोई नहीं उलझा। तो बाद में कहता जब तक हम उस कंपनी का मालिक थे या प्रमुख थे तब तक तो तुमने टैक्स नहीं लगाया, जैसे ही हमने उस फैक्ट्री से पद नियुक्त हुए और पद मुक्त हो गए तो तुमने क्या किया, टैक्स लगा दिया। बोला नहीं, तुमने आज तक टैक्स नहीं दिया है, हम तुम्हारे कंपनी पर टैक्स लगाएंगे। बोला कोई बात नहीं है, टैक्स लगा लो। इसने क्या किया, फिर क्या हुआ, तो जॉब चार्नक को इस बात से गुस्सा आया। तो 1686 ईस्वी में, कब, 1686 ईस्वी में क्या किया, जॉब चार्नक ने हुगली नामक शहर पर आक्रमण करके उसे लूट लिया। क्या किया, ये जॉब चार्नक ने जब देखा कि इसने क्या किया है, लगा दिया है, तो इसने क्या किया, 1686 में जॉब चार्नक ने एक हुगली नामक शहर पर आक्रमण कर दिया और उसको क्या किया, पूरी चीज़ तहस-नहस। बोला तुमने मेरी फैक्ट्री पर 3.5% का क्या किया है, टैक्स लगा दिया है और इसी कारण से तुमको हम भी नाश कर देंगे। इसने क्या किया, वहाँ पर जा करके ये हुगली नामक शहर को क्या किया, आक्रमण करके लूट लिया। इस तरह से लूटने के बाद आया 1711 ईस्वी। 1711 ईस्वी में
बिहार आते हैं। कौन आते हैं? जहादर शाह जो है बिहार आते हैं। जहादर शाह बिहार आते हैं। कौन बिहार आते हैं? यहाँ पर देखिए, जहादर शाह जो है ये बिहार आते हैं और 1711 ईस्वी में जहादर शाह बिहार आते हैं और 1713 ईस्वी में गुस्सा होकर मतलब जहादर शाह जो था ये बहुत 1711 ईस्वी में जब आए तो देखा कि अंग्रेजों ने बहुत अति किया, टैक्स नहीं दिया और ये चौक चौरनक ने क्या किया है वहाँ पर आक्रमण करके उसे लूट लिया गया था। तो ये गुस्सा होकर के ब्रिटिश फैक्ट्री को बंद करवा देते हैं। ये क्या करते हैं? ब्रिटिश कंपनी को बंद करवा देते हैं। कब? 1713 ईस्वी में गुस्सा होकर के किसने? जहादर शाह ने। जहादर शाह ने क्या किया? तो पूछ सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने बंद किया था? जहादर शाह ने बंद करवा दिए थे। तो गुस्सा होकर क्या किया? ब्रिटिश इंडिया की कंपनी को क्या कर दिया था? बंद करवा देते हैं। फिर 1717 में जहादर शाह फर्रुखसियर, या इसको जहादर शाह को फर्रुखसियर भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम फर्रुखसियर भी है तो फर्रुखसियर भी बोल देते हैं। इसने क्या किया? ये सभी व्यक्ति को बंगाल, बिहार, उड़ीसा व्यापार पर रियायत दे दिया, मतलब छूट दे दिया। बोला कोई बात नहीं है। फिर बाद में जब ये सब कंप्रोमाइज़ कर लिया और कंप्रोमाइज़ करने के बाद ये क्या किया? बंगाल और बिहार, उड़ीसा ये सभी जगह इस सबको क्या किया? व्यापार करने के लिए छूट दे दिया। जब व्यापार करने में ये छूट दे दिया गया तो इस प्रकार से 1555 ईस्वी में हॉलवेल के प्रयास से बिहार में पुनः अंग्रेज ने अपनी कंपनी को शुरू किया। जब देखा ये सबको छूट दे दिया है तो शेर खान ने भी बहुत बड़ी चालाकी की। तो इसने क्या? जहादर शाह ने बहुत बड़ी चालाकी किया और फर्रुखसियर को क्या किया? मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो फर्रुखसियर था इसने क्या किया? फिर से व्यापार करने पर उसको छूट दे दिया है। इस सब पे छूट दे दिया दूसरे को। अंत में ये 1555 में हॉलवेल के प्रयास से बिहार में पुनः क्या किया? अंग्रेज ने कंपनी को शुरू करते हैं। अंग्रेज अपना कंपनी फिर से स्थापित कर देता है यहाँ पर। तो इस जब 1755 में आया था और अंग्रेज शुरू करता है तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी का युद्ध जो होता है किसके किसके बीच होता है? प्लासी का युद्ध जो होता है ये प्लासी का युद्ध कर देता है अंग्रेज। तो इस किसके किसके बीच होता है? बंगाल के नवाब मिर्जाफर के साथ जो धोखा दिया था और अंग्रेज जो है, अंग्रेज का तभी नियुक्ति, मतलब अंग्रेज के सेना का जो कमान सा रहा था कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने इधर से मतलब अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और इधर से के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब मिर्जाफर के साथ, ये दोनों के साथ जो है युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हुआ। तो मिर्जा जाफर ने धोखा दिया था अंग्रेज को। इसने क्या किया? बाद में 1757 में बंगाल के नवाब मिर्जाफर को नवाब किसको बनाया? मिर्जाफर को बनाया। मतलब इसको पहले हरा दिया। पहले क्या किया? बहुत मारा। अंग्रेज ने इसको पूरी तरह से पीटा। किसको? मिर्जाफर को बहुत तरह से मतलब हरा करके अंत में बाद में क्या आया? 1757 में बंगाल का नवाब, इसको बंगाल का नवाब मिर्जाफर को बनाया और 1763 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। फिर उसके बाद 1763 में दूसरा नवाब कासिम कौन बना? बंगाल का मीर कासिम बना। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और फिर योग शासक भी था और बंगाल की राजधानी ये क्या किया? चेंज कर दिया, यानी मुर्शिदाबाद की जगह ये मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। बंगाल की राजधानी कहाँ कर दिया? पहले मुर्शिदाबाद था, अब मुर्शिदाबाद से हटा करके ये मुंगेर हस्तांतरित कर दिया, मुंगेर में कर दिया गया। ये बारूद की फैक्ट्री वहाँ पर भी बहुत जल्द चलने लगे। तो अब आया 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में अंग्रेज ने मीर कासिम को, अंग्रेज की तरफ से ये क्या हुआ? एक नया नवाब घोषित किया गया। तो अंग्रेज जो है 1763 ईस्वी में आया और उदवाला का युद्ध किया। इसने उदनवाला का युद्ध किया। उदनवाला का युद्ध में क्या हुआ? मीर कासिम जो था, मीर कासिम ने, जब मीर कासिम को अंग्रेज ने बहुत मारा था, इसका एक दो दोस्त था,
मीर कासिम को जब अंग्रेज ने बहुत मारा, बहुत ही पीटा, फोड़ अथी कर दिया, तो इसने अपने दोस्त के साथ गया, बोला दोस्त रे देखो अंग्रेज ने मुझे बहुत मारा। बोला, उसका दो दोस्त था, एक था अवध नवाब, एक था शाह आलम। एक शाह आलम द्वितीय था जो अवध नवाब और शाह आलम द्वितीय, ये दोनों के पास गया। तो दोनों के पास क्या हुआ, बोला कि देखो ना दोस्त, मुझे बहुत ये दोनों ने मारा। तो इसने बोला कि तुम हमको तो बताना चाहिए, अंग्रेज को इतना मारेंगे फिर दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। बोला ठीक है। इसने 22 अक्टूबर बक्सर का, इसके बाद 22 अक्टूबर को क्या किया, बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें कौन कौन सब था, मीर कासिम था, अवध नवाब था, शाह आलम द्वितीय था, और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो ने अंग्रेज की तरफ से ये युद्ध लड़ रहा था। तो जिसमें भी कि हेक्टर मुनरो यानी अंग्रेज की तरफ से ही युद्ध जीता गया। चलिए, तो 1765 ईस्वी में क्या हुआ, जब ये युद्ध को जीत लिया गया, यानी बक्सर का युद्ध भी इसमें बहुत, इसको भी हरा दिया गया। हराने के बाद जो है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हुआ। तो इलाहाबाद के संधि में कौन कौन शामिल हुआ, अंग्रेज, शाह आलम द्वितीय, और इसमें ये सभी दोनों जो है शामिल हुए। तो इसने शाह आलम द्वितीय था, इसको शामिल किया, इसको पकड़ लिया अंग्रेज। तो ये कहता है कि अब मुझे छोड़ दीजिए। तो ये अंग्रेज कहता रे तुम भी था ना युद्ध करने के लिए, तुमको कैसे छोड़ दे। तो ये शाह आलम द्वितीय को सिया, और इसमें संधि के साथ साथ कौन कौन, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 3 राज्य को इसमें शामिल किया गया, जिसका दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया जाता है। मतलब इस संधि में क्या हुआ, जब इलाहाबाद की संधि हुई तो इलाहाबाद संधि में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवान के अधिकार किसको दे देता है, अंग्रेजों को दे दिया जाता है। तो अंग्रेज इस पर अधिकार, दीवान का मतलब होता है कि टैक्स वसूलने का अधिकार, मतलब इस सभी राज्य पे जो है टैक्स अब अंग्रेज ही वसूल ले गए, अंग्रेज ही टैक्स लगाएंगे, और जो टैक्स होता है इस सभी कौन वसूलेंगे, तो अंग्रेज वसूलेंगे। इसको दे दिया जाता है इस संधि में, ये हो जाता है, ये हार कर। इसीलिए कहा जाता है कभी भी दोस्त के भरोसे जो है कोई भी युद्ध लड़ना नहीं चाहिए। दोस्त जो है देखो कैसे धोखा देता है, अपने बल पे, अपने बाजू में ताकत रहे तब हमें युद्ध लड़ना चाहिए। तो क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी किसको घोषित कर दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। बोला आप जाइए इसका टैक्स वसूलिएगा। चलिए, तो 1767 ईस्वी में क्या हुआ, 1767 में बिहार का एक नया दीवाना नियुक्त किया जाता है। मतलब बिहार का जो नया दीवाना मतलब होता है, नया दीवान नियुक्त किया जाता है, जिसका मतलब नए टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसको किया जाता है, सिताब राय को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, सिताब राय को नियुक्त किया जाता है। सिताब राय को क्या करता है, नियुक्त करता है। इस तरह से सिताब राय को नियुक्त करता है। बिहार में फिर से क्या हुआ, सिताब राय को नियुक्त किया गया बिहार का एक नया दीवाने। तो बिहार में स्थित पटना फैक्ट्री का हेड फिर से पटना में जो है बिहार में स्थित जो पटना में जो फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री का हेड यानी प्रमुख किसको चुना गया, तब उससे 1767 ईस्वी में जो है बिहार का फैक्ट्री का जो हेड चुना गया, थॉमस राम ओल्ड को नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है, थॉमस राम ओल्ड को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इस तरह से हम लोग बिहार आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ें, और कौन आए थे, क्या क्या हुआ। अब अगले दिन हम इसके आगे की ओर पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।